नमस्कार। किसान भाइयों, रोटी, कपड़ा और मकान इंसान के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और अगर बात करें रोटी की, अनाज की, तो हमारा किसान पूरी तरीके से इस पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ पेट भरने के लिए बल्कि जीवन की और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी किसान अपनी खेती बाड़ी पर, उसके उत्पादन पर निर्भर करता है। ऐसे में किसान की उन्नति के लिए और खाद्य की जो संकट है उसको मिटाने के लिए सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का शुभारंभ किया। ये योजना क्या है, किसान इससे किस तरह जुड़ सकते हैं, उन्हें क्या लाभ हो सकता है, इन सभी बातों की जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ईश्वर लाल यादव, संयुक्त निदेशक कृषि, जल उपयोग एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यादव साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राम राम किसान भाइयों। यादव साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, हम जानकारी ले रहे हैं, किसानों तक पहुंचा रहे हैं। ये योजना क्या है और इसका शुभारंभ क्यों किया गया, इसके बारे में बताइए। चंचल जी, जैसे इसके नाम में है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कहीं पे हमारे जो खाने वाली चीज़ें हैं, फूड ग्रेन है, हमारा जो अन्न है, उसकी कमी रही थी। अब यदि हम अतीत में हल्का सा जाएं तो 70 के दशक तक हमारी ये पोजीशन थी कि हम अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। 70 के दशक के बाद में जब हरित क्रांति आई और एक जीन ड्वार्फ वैरायटी वीट में आई, गेहूँ में, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। और उसके बाद में हम 80 से लेकर 90 वाले दशक में जाके हम एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट आए कि हम जितनी हमारी आवश्यकता है उतना अनाज पैदा कर लेते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसको खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो सरकार की ये सोच है कि यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में फिर वही हमारी स्थिति आ सकती है कि खाद्य के लिए हमारे को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े या हमारी भुखमरी और इसके लिए दिक्कत आए। तो समय पे उन्होंने 2007 में ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं जो इस तरह की जो फसलें हैं जो सीधा किसान वो जनता को खाने के लिए चाहिए, उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। और ये उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए ताकि हम खाद्य के मामले में बिल्कुल सुरक्षित रहें, इस उद्देश्य को लेकर ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में लॉन्च किया गया था। 2007 में जो मोटे रूप से था उस वक्त गेहूं के लिए, चावल के लिए और दाल वाली फसलें ये मोटे रूप से थी। जो इनकी दाल की और चावल और गेहूं की जो ज़्यादा मांग रहती है, तो इनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, एरिया भी बढ़ाया जाए, जो एरिया है उसमें कैसे उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए ताकि हम खाद्य के प्रति हम अपने आप में सुरक्षित हो पाएँ और आत्मनिर्भर हो पाएँ। इस उद्देश्य को लेकर 2007 में गेहूं के लिए, चावल के लिए और दालों के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। अब मोटे रूप से मैं बताऊं इसको कि यदि हम उठा के देखते हैं कि जो हमारा 2006-07 में टोटल खाद्यान्न का उत्पादन था भारत का, वो करीब 257 लाख टन था। ये हमारा, हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसका हमारे पे बढ़ता जा रहा है कि दबाव की भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जाए। और आज मैं खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारा जो भारत का खाद्यान्न उत्पादन है वो 2021 में 305 लाख टन पैदा हो गया। तो हम हमारे जो खुद के काम के साथ साथ इसको निर्यात करने की पोजीशन में भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, यही जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसके आपने उद्देश्य भी बताए और किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी हल्की फुल्की जानकारी हमें मिल गई। अगर हम राज्य की बात करें तो क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के परिसीमा में हमारा पूरा राज्य आता है या फिर कुछ एक चयनित जिले हैं जो आते हैं, ये बताइए। मैं जहाँ तक इसमें राजस्थान की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात की है, राजस्थान के अंदर है। वो गेहूं को इसमें कवर किया गया है, दालों को कवर किया गया है और 14-15 के अंदर हमारा जो मोटा अनाज है उसमें मक्का है और वो जौ है, इसको शामिल किया गया है। और 18-19 के अंदर जो हमारा ये न्यूट्री सीरियल्स है, पौष्टिक अनाज, जिसको पौष्टिक अनाज है वास्तव में, लेकिन अभी भी जो है वो उसको पौष्टिक नहीं माना जाता। जो बाजरा और ज्वार हमारी मेन यहाँ का उत्पादन है उसको काफ़ी उसमें पौष्टिकता है और उस पौष्टिकता को लेकर 18-19 में उसमें भी एक मिशन के अंदर शामिल किया गया है। तो ये
4 फसलें हैं, उसके साथ में हमारा जो तेल वाली फसलें हैं उनको, तेल वाली भी जो है एनएफएसएम ऑयल सीड को भी उसमें कवर किया है। जो ट्री बॉर्न पेड़ों से जो होती है, जैतून उतून से होती है, वो भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह से करीब 7 हमारे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। एक हमारी व्यापारिक फसलें हैं जिसमें कपास है मुख्य रूप से, वो भी शामिल किया गया। अब जहाँ बात आती है कि वीट जो गेहूँ है, गेहूँ को 14 जिलों के अंदर इसको शामिल किया गया है, सिर्फ 14 जिले हैं। और जो दालें हैं उनको 33 जिलों में लिया गया है। हमारा जो मोटे अनाज वाली बात कर रहा हूँ, मक्का 5 जिलों में है, जो है 7 जिलों में है। और जो पौष्टिक अनाज वाली बात कर रहे हैं, ज्वार 10 जिलों में है और बाजरा 21 जिलों में कवर किया गया है। और जो हमारा तेल वाली फसलें ऑयल सीड के लिए है वो 33 के 33 हैं। और कॉमर्शियल क्रॉप जो व्यापारिक फसलें हैं, जो कपास की बात कर रहे हैं, वो भी 33 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। अब एक सबसे कई बार ये मोटी बात आती है कि ये ज़िले क्यों कवर किए गए। तो जहाँ तक दाल वाली और जो गेहूं का जो हमारा चेन का जिलों का है, उसमें उन्होंने क्राइटेरिया लिया राष्ट्रीय स्तर पे कि जिस ज़िले के अंदर 50,000 हेक्टेयर एरिया इन फसलों का है और जो एवरेज हमारा जो राज्य की औसत उपज है, जैसे गेहूं की औसत उपज 30 कुंटल है, यदि उन जिलों में 30 कुंटल से कम है तो हम वहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्कोप बनता है कि 30 कुंटल से ले जाके 40 कुंटल ले जाएं या 45 कुंटल कर लें। तो उन जिलों का चयन किया गया है। जैसे मोटे अनाज पल्सेज में है, पल्सेज में अभी हम देखते हैं कि जो हमारा एवरेज जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, इसलिए सभी जिलों को उसमें कवर किया गया है। और जो मोटे अनाज वाली मैं बात कर रहा हूँ, मक्का और जो की है, वहाँ पे जिन जिलों में जो टोटल राज्य का 70% एरिया इन फसलों के अंदर है, उन जिलों का चयन किया गया है। और पौष्टिक अनाज में भी उन्होंने ये किया है कि जो बाजरा और ज्वार में जिन जिलों का 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा वो है एरिया, उन सभी जिलों को इसमें कवर किया गया। तो एक ये राष्ट्रीय स्तर पे एक नॉर्म्स बनाए गए हैं जिनके अंदर जिलों का चयन किया गया है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने जाना कि किस तरीके से अनाज के आधार पर और उत्पादन के आधार पर जिलेवार श्रेणीकरण किया गया है। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का महत्व क्या है। देखिए, जैसे मैंने इसमें बताया कि जो इनका उत्पादन बढ़ाने की बात है, तो पहली जो 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से लेकर 12 तक जो चली, उसमें एक टारगेट लेके चले थे इसमें हम कि उसमें हम 10 लाख टन चावल का उत्पादन करेंगे, 8 लाख टन गेहूं का उत्पादन करेंगे, 3 लाख टन दालों का उत्पादन करेंगे। फिर ये इनको हमने जब 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखा कि हम इस टारगेट तक पहुंच पा रहे हैं, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में फिर इसको एक टारगेटेड किया गया। उसमें 12 से टन वो चावल का लिया गया, 10 टन गेहूं का टारगेट रखा गया और दालों के लिए हम 5 लाख टन तक जाने का उसमें रखा से कि 5 लाख टन तक हम दालों का वो बढ़ाएं। क्योंकि जब दालों की हम बात कर रहे हैं, दालों में आज भी हम जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं वो पिछड़ रहे हैं। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें हम 3 से 4 लाख टन दालें आयात नहीं करते हों। तो एक बहुत बड़ा हमारे शायद विश्व में हम सेकंड नंबर के प्रोड्यूसर हैं और फिर भी हमारे दालों की कमी है। तो इस कंडीशन को देखते हुए दालों पे विशेष फोकस किया गया है। और फिर जब 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जो 17 तक हमने टारगेट्स को अचीव किया, जितने भी लक्ष्य थे उनको करीब करीब अचीव किया है, इसको देख के फिर राष्ट्रीय स्तर पे फिर ये सोच आई कि इसको हर साल हम करीब 3 लाख टन गेहूँ, 2 लाख टन दाल और ये जो मैं मोटे अनाज की और पौष्टिक अनाज की है उनका भी 2-2 लाख टन ज़्यादा पैदा किया जाए, ताकि हमारी जनता को पौष्टिक अनाज मिल सके और हम एक तरह से आगे जो आने वाली समस्या है उसको हम फेस करने में सक्षम हो पाएँ। डॉक्टर साहब, ये तो हमने जाना, आपने बताया कि किस तरीके से किसान के हर क्षेत्र को और खेती के हर क्षेत्र को देखते हुए काम कर रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। लेकिन हमारे किसान इसकी प्रक्रिया को और सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो इसकी गतिविधि, इसकी क्रियाकलापों के बारे में और कुछ बताइए। जल्दी इसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहा हूँ उसमें मैं अलग अलग पूरे कभी गेहूं की या उसकी बात नहीं करके मैं एक मोटे रूप में किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस मिशन में सबसे पहला तो हमारा है कि हमारी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी, हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है जी, उस इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम पहला करते हैं प्रदर्शनों का आयोजन। चाहे गेहूँ हो, चाहे दालें हों, चाहे मोटा अनाज हो, चाहे पौष्टिक अनाज हो, चाहे कपास हो, चाहे तेल वाली फसलें हों, उनके डेमोस्ट्रेशन लगाते हैं, प्रदर्शन लगाते हैं।
प्रदर्शन में हम क्या करते हैं, उन्नत किस्म का नया बीज लेते हैं। जी। नए बीज के साथ में उसमें खाद एवं उर्वरक कितना लगना चाहिए वो हम डालते हैं। फिर हम जब सूक्ष्म तत्वों की बात करते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व उसमें है या नहीं है, वो भी उसमें डालते हैं। फिर कीड़े मकोड़े बीमारियां लगती हैं तो वो उस पर कंट्रोल हो पाता है या नहीं हो पाता, इस पर भी हम ध्यान देते हैं। इसके लिए फिर पानी के लिए कौन से हमारे साधन जो जल बचत भी हो और उसका हम उनके द्वारा अधिक उत्पादन ले सकते हैं, इन पे भी ध्यान देते हैं। तो ये जो प्रदर्शन वाली बात है, उस प्रदर्शन में हमारी सारी टेक्नोलॉजी को एक साथ किसान को लेते हैं और एक किसान पे अपना जो जैसे भी वो करता आया परंपरागत तरीके से वो करता आया है उसको, और एक तरफ हमारा प्रदर्शन लगा के, और फिर किसानों की वहाँ पे एक मीटिंग बुलाते हैं, एक ट्रेनिंग रखते हैं और वहाँ बताते हैं देखिए हमने जो सारी टेक्नोलॉजी हमने अपनाई तो हमारा उत्पादन, हमारी फसल इतनी अच्छी हुई और हमारा उत्पादन इतना अच्छा हुआ, और ये जो पारंपरिक जो किया उसमें इतना हुआ। तो हम जब उनको साफ अंतर बता पाते हैं कि हमारा यहाँ पे देखिए 25 कुंटल होता था और यहाँ पे 35 कुंटल हुआ, तो उसको देख के किसान अडॉप्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रदर्शन का है, प्रदर्शन में हम किसानों के खेतों में प्रदर्शन लगाते हैं। जहाँ फसल प्रदर्शन की करें तो मोटे रूप से 9,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से किसान को हम अनुदान प्रोवाइड करवाते हैं। और वो जो क्लस्टर अप्रोच में हम करते हैं कि जैसे 100 हेक्टर का एक क्लस्टर बना लिया तो 100 कम से कम 100 किसान तो हो ही गए, और कम एरिया में लगाते हैं तो 150 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। लेकिन 100 हेक्टर का एक क्लस्टर बनाते हैं और क्लस्टर में लगा के हम डेमोन्स्ट्रेशन और वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं ताकि किसान उसके जो महत्ता है और उसका जो फायदा है उसको समझ पाए। तो ये हम एक तो प्रदर्शन के द्वारा किसानों के खेतों पे करके कर रहे हैं। दूसरा हमारा इसी प्रदर्शन के साथ में आता है कि जैसे हमने बाजरा का लगा दिया, फिर वहाँ हम एक सीक्वेंस जोड़ते हैं कि खरीफ में हमने बाजरा लगाया है तो उसके साथ में हम रबी में चना ले लेते हैं, यहाँ पे कोई मूंग और मोठ लगाया है उसके साथ में वहाँ पे गेहूँ ले लेते हैं, या रबी में हमने खरीफ में गुआर लगा दिया तो रबी में कौन सी फसल लगाएं। तो एक क्रॉपिंग बेस्ड पैटर्न है कि खरीफ में ये फसल लगाएंगे और रबी में ये लगाएंगे, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो हमारे एक सतत उसमें जुड़ा रहे और किसान उसका एक लाभ दे पाए, नहीं तो किसान खरीफ में हुआ कि रबी में मेरे कुछ नहीं हुआ जी। तो इनको दोनों सीजनों को देखते हुए क्रॉपिंग बेस्ड एक पैटर्न डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको भी लेते हैं। तो उसमें हम 15,000 रुपये देते हैं, तो 15,000 उसमें खरीफ के लिए भी हो गया, रबी के लिए भी हो गया जी। तो उसमें देख के हम वो जो मैंने अभी प्रदर्शन के लिए टेक्नोलॉजी बताई वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी हम उसको देख के और फिर किसान को लाभान्वित करते हैं, तो वो उसका सीधा फर्क उसको देखने को मिल जाता है। डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे कि प्रदर्शन के अलावा और कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसी प्रक्रिया हैं जिससे किसान को लाभ मिल सकता है? देखिए, जब प्रदर्शन की तो हमने बात कर ली, हमारे जो किसान की जो प्रारंभिक जो आवश्यकता है वो होता है सबसे पहले किसी फसल को उगाने के लिए बीज की आवश्यकता जी। जब उसको उन्नत किस्म का बीज नहीं मिल पाएगा तो वो कितना खाद दे दे, कितना पानी दे दे, वो फसलें नहीं ले सकता। तो जो मूलभूत आवश्यकता हमारी जो बीज की है वो बीज है, और इसको बीज को इसमें मिशन में या इसमें मिशन के अंदर कवर किया गया है। उसमें जितने भी हमारे प्रमाणित बीज है वो किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं, और वो भी हम ये करते हैं कि जो हमारी नई जितने भी प्रजाति या किस्म विकसित की गई हैं वो ही उपलब्ध करवाएं। तो 10 साल से जो कम अभी सर्टिफाई हुई है वो किस्में हम किसानों को उपलब्ध करवाएं, तो उन पे भी किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। अनुदान पे वो बीज है कि वो बीज लेवें तो हमारे को उन्नत किस्म के बीज मिले। तो उन्नत किस्म के बीज है वहाँ पे भी हम 1,000 से लेके और 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक हम उसको अनुदान उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड बीज हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, तो उनमें 5,000 रुपये क्विंटल तक भी है। और जैसे गेहूँ है और जो हमारी दाल वाली फसलें हैं वहाँ 2,500 से 3,000 रुपये क्विंटल है, गेहूँ में 1,000 रुपये क्विंटल है। तो ये जो हम उन्नत किस्म का बीज उत्पादन किसानों को वितरित करवा रहे हैं उस पर भी इसमें अनुदान लिया जाता है कि ताकि उन्नत किस्म का बीज लेके और वो बोएगा तो ज़्यादा उत्पादन हो पाएगा। फिर दूसरा आता है कि उन्नत किस्म का बीज कहाँ मिले, हमारे पास है ही नहीं, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है कि जो उन्नत किस्म का बीज है वो हमारी जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो राजस्थान राज्य बीज निगम है या राष्ट्रीय बीज निगम है, NSC है, वो यदि कोई भी संस्था और दूसरी संस्थाएं भी वो जो सीड का उत्पादन करवाती हैं किसानों के खेतों पे, तो वहाँ पे भी उसको उत्पादन पे भी हम अनुदान दे रहे हैं जी। और वो 2,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक उसको दिया जा रहा है कि ताकि वो उन्नत जो एजेंसियाँ हैं वो हमारे उन्नत किस्म का बीज उत्पादन कर पाएँ और किसानों को उपलब्ध कर पाएँ। कि जब पैदा ही नहीं होगा तो किसानों को कहाँ मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है उसमें कि पैदा किया जाए जी। ये आ गया।
अब इसके बाद में जब बीज मिल गया तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारा जो कार्बनिक खाद है वो दिनों दिन कम होती जा रही हैं। हम डीएपी और यूरिया पे डिपेंड हो गए कि डीएपी यूरिया मिल गया तो फसलें हो रही, नहीं तो नहीं हो पा रही। लेकिन जो हमारी जो भूमि को उर्वरता के लिए चाहिए या उसकी उत्पादकता बनाए रखने के लिए चाहिए, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो गायब हो गए, क्योंकि हम उसमें फसलें तो 2-3 लिए जा रहे हैं और जितना वो सोख रहे हैं तो जब डाल नहीं रहे तो आएगा कहाँ से। तो एक भूमि भी अपनी माँ है, जब तक उसमें कुछ लिए जा रहे हैं उसमें नहीं डालेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हमारा उत्पादन घट रहा है। तो वहाँ पे हमने जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जितने भी हमारे बायो फर्टिलाइजर हैं, भूमि की यदि थोड़ी सी सेहत खराब हो गई तो उसमें जिप्सम के द्वारा कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जहाँ पे हमारे चूने की आवश्यकता है तो वो उसमें ले सकते हैं, और अन्य जो सूक्ष्म तत्व हैं जैसे फेरस है, आयरन है, जिंक है, ये मोटे रूप से फसलों की आवश्यकता होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी हम अनुदान के रूप में किसानों को इसमें उपलब्ध करवाते हैं ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे और हमारे उत्पादन बढ़ सके। फिर वो जब फसलें आ गई तो फसलों में कीड़े बीमारियां लगती हैं, खरपतवार हो गए, तो मैंने बताया एक डेमोन्स्ट्रेशन अलग पार्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन तो हम कुछ एक सेलेक्टेड किसानों को ही दे पाते हैं, लेकिन अन्य किसान हैं उनके जैसे खरपतवार हो गए या कीड़े बीमारियां आ गई तो उनके लिए क्या करें। तो उनके लिए भी जितना भी हमारे चाहे खरपतवार नाशी हो, पौध संरक्षण जो दवाइयाँ हैं वो हो, बीमारियों के लिए हो चाहे कीड़ों के लिए हैं, उसमें भी उसका एक अनुदान मिशन के अंतर्गत किया गया है। तो किसानों को आधी छूट पे वो हमारा जो चाहे कीटनाशी हो चाहे खरपतवारनाशी हो वो किसानों को उपलब्ध हो और किसान उसका लाभ मिलाएं, जिससे फसल को नुकसान नहीं और हमारा उत्पादन बना रहे। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम अपनी भूमि में कुछ डालेंगे ही नहीं तो जो गुणवत्ता वाली फसल है उसके लिए हमें मुख्य पोषक तत्वों या सूक्ष्म पोषक तत्वों वो मिलेंगे ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे किसान को कैसे पता चले कि उसकी मिट्टी में किसी भी तत्व की कमी हो गई है। तो इसके लिए भी क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कोई प्रक्रिया की जाती है? देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तो ये प्रोविजन है कि भूमि की जांच करवा लें, लेकिन इसके लिए एक अलग से जो एक मिशन लॉन्च किया गया था, नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड जी, और इसका शुभारंभ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं अपने राजस्थान से सूरतगढ़ से स्टार्ट किया था। उसमें उन्होंने कह दिया कि हर कचरे का सैंपल लिया जाए जमीन का और उसकी जांच की जाए और किसान को एक कार्ड उपलब्ध करवाया जाए। उसमें ये बताया जाए कि उसमें उसकी ज़मीन में क्या किस खाद की कमी है, जिंक की कमी है, फेरस की कमी है, आयरन की कमी है, तो वो ही उसको पोषक तत्व के रूप में उपलब्ध करवाया जाए और जांच के बाद उस कार्ड के अनुसार उसकी वो उपलब्ध करवाया जाए, तो ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से प्रक्रिया इसकी चलती है। लेकिन अगर किसान इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो वो कहाँ जाके संपर्क करेंगे, और ये पूरे राजस्थान के किसानों के लिए बताइए। देखिए, जुड़ने के लिए जो हमारे जितने भी हैं वो हमारे कृषि के विस्तार कार्यकर्ता हैं, जिसको सुपरवाइजर कहते हैं, ग्राम सेवक कहते हैं, वो हर पंचायत लेवल पे एक है या 2 पंचायतों के बीच में एक है। तो एक नेटवर्क है, उसके बाद में AAO है, हमारा ब्लॉक लेवल 2-3 ब्लॉक को मिला के एक AD ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी ऑफिस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप उनके संपर्क में जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो है, जितने भी रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से किसानों को बताया जाता है, इनका प्रचार प्रसार इनका किया जाता है, उसके IEC के माध्यम से भी ये बताया गया है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये योजनाएँ हैं वो जब तक इसमें पूर्ण लगाव के साथ में जुड़ेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जब ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसको सारी चीज़ों को यदि हम धरातल पे उतारेंगे तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारी जो भूमि है उसकी सेहत भी सुधरेगी। भूमि की सेहत सुधरेगी तो ये मान के चलो कि आधा उत्पादन तो हमारा वैसे ही बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको यदि हम लेते हैं तो ऐसा कोई हमारे पे संदेह नहीं है कि जिसमें हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे और हम राज्य को आगे नहीं ले जा पाएंगे। अतः मेरा सभी से अनुरोध है कि ये योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें और उत्पादन बढ़ा के और राज्य की पोजीशन मजबूत करें। जी डॉक्टर साहब, किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब उस योजना को जिसके लिए बनाया गया है वो उसका उपयोग करे और जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक करे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एक उद्देश्य है हमारे राज्य को, हमारे देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसका लाभ उठाएं और इस पर हमारे किसान किस तरह जुड़ सकते हैं, किस तरीके से ये प्रक्रिया काम करती है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर ईश्वर लाल यादव, संयुक्त निदेशक कृषि, जल उपयोग एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।